नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको व्याकरण में विराम चिन्हों का प्रयोग पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहराव या विश्राम। आप विराम चिन्ह कहते किसे हैं तो इसकी परिभाषा को समझते हैं कि भाषा को अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारी भाषा है तो भाषा को क्या है स्पष्ट करने के लिए और उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कहीं पे रुकते हैं, कहीं पूर्ण विराम लगाते हैं, तो कहीं पर योजक चिन्ह लगाते हैं, कहीं निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, भाषा को सुंदर बनाते हैं। अब देखते हैं कि विराम चिन्ह होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम को इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। यहाँ पे तो क्या एक डंडा लगा है, इंग्लिश में क्या है एक बिंदी लगती है। अब पूर्ण विराम किसे कहते हैं तो यह किसी कथन के पूर्ण होने पर अर्थात पूरे होने पर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता के छंद के चरण के अंत में आता है। उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण विराम। जैसे यहाँ दिया है सदा सत्य बोलो, ये जो चिन्ह लगा है ये किसका है, पूर्ण विराम का। किसी को मालूम नहीं कि वह कहाँ से आया, यहाँ पे पूर्ण विराम। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पूर्ण विराम। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यहाँ पर क्या है दो लगाते। जो कविता होती दोहे होते हैं तो उसकी जो लास्ट वाली पंक्ति होती है उसमें दो लगते हैं, पहली वाली पंक्ति में एक लगता है। अब आते हैं अल्प विराम। तो अल्प विराम किसे कहेंगे हम, तो अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग अधिक होता है। आप भाषा में देखेंगे तो अल्प विराम का जो प्रयोग है वह आपको अधिक मिलेगा। अल्प विराम के प्रयोग की स्थितियां निम्न प्रकार है। जैसे एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए, मान लो एक स्थान पर बहुत सारे एक जैसे शब्द हैं, अब उनको हमें अलग करना है तो हम किसके माध्यम से करेंगे, अल्प विराम के माध्यम से। वह परिश्रमी, ईमानदार, स्वस्थ और सुंदर है, तो यहाँ पर भी हमने अल्प विराम लगाया, परिश्रमी के बाद, ईमानदार के बाद। ऐसी महिमा, अनीता, इनके बीच में भी हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया। कौन सी विराम चिन्ह का, अल्प विराम का। अब है उपवाक्यों को अलग करने के लिए। अभी तो हमने क्या है शब्द, एक समान शब्दों को अलग करने के लिए किया था। अब हम उपवाक्यों को अलग करने के लिए करेंगे। जैसे जो कुछ भी होगा फिर अल्प विराम देखा जाएगा। वह पढ़ता तो बहुत है अल्प विराम पर सफल नहीं होता। अब है यह है, वह है, तब, तो आदि के स्थान पर भी हम किसका प्रयोग करते, अल्प विराम का। जैसे जब आप आए मैं पढ़ रहा था, जो घड़ी आपने भेजी थी मुझे मिल गई। तो आपने देखा जब जो शब्द लगे हैं तो इसके बाद भी हमने क्या किया, अल्प विराम का यूज किया। संबोधन के को शेष वाक्य से अलग करने के लिए तथा हाँ या नहीं के पश्चात भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मित्रों, मुझे आज घर पर आवश्यक कार्य है। रमेश, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं भी चलूँगा। अब देखा आपने मित्रों, रमेश, हाँ, इनके बाद अल्प विराम का यूज किया गया है। और ये जो शब्द हैं वो किसके हैं, संबोधन का है। मित्रों, रमेश और हाँ, हाँ भरने का है। अब है अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे पूज्य दादाजी, प्रिय मित्र, जब हम पत्र लिखते हैं तो ऐसे डालते हैं। समापन में जैसे हमने लिखा एप्लीकेशन में भव दिए या तुम्हारा प्रिय मित्र लेटर में। पता में जैसे 14A 7 लाइन्स, तो इनके बीच में हमने क्या लगाया, अल्प विराम। ऐसी आपका आज्ञाकारी शिष्य, अल्प विराम। दिनांक 2 जून अल्प विराम 2021। उद्धरण से पहले जैसे अध्यापक ने कहा,
तो यहाँ पे क्या है, उद्धरण का चिन्ह लगा हुआ है, ऊपर पृथ्वी गोल है, उससे पहले भी हमने क्या लगाया, अल्पविराम लगाया। अब आते हैं अल्पविराम के बाद अर्धविराम। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अर्ध मतलब आधा। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है वहाँ अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है, और इसको हम आसानी से बना भी सकते हैं। पूर्ण विराम को ऊपर से थोड़ा सा हटाएंगे तो बिंदु बन जाएगी, और नीचे के डंडे को हम ऐसे बना देंगे तो हमारा अर्धविराम बन जाएगा। जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश और गोपी आए थे, तो यहाँ पे हम जो चिन्ह लगाएंगे वो कौन सा कहलाएगा, अर्धविराम। ये सब अब वहाँ जाएंगे, पूर्ण विराम। जो काम मैं आज पूरा नहीं कर सका वह कल पूरा हो जाएगा, तो सका के बाद हमने अर्धविराम का यूज किया। आगे चलते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या तुम मेरे साथ चलोगे, अब यहाँ पे हमने जो चिन्ह लगाया प्रश्न पूछने के बाद वो है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। वह कौन है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, अब जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जहाँ पर विस्मय हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, शोक हो, हर्ष हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यों के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा कैसा सुहावना मौसम है, छी कितनी बदबू आ रही है, अरे तुम आ गए। संबोधन के लिए गोपाल यहाँ आओ। अब आते हैं उपविराम। उपविराम में का जो चिन्ह होता है उसमें क्या, दो बिंदी होती है, तो पूर्ण विराम के बीच का हिस्सा यदि हम मिटा दें तो हमारा उपविराम वैसे ही बन जाएगा। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए, या तो उदाहरण हो या निम्नांकित हम बताते हैं जब, तो उसके संकेत को बताने के लिए, संकेत करने के लिए हम क्या करते हैं, उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संज्ञा शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं, तो हमने क्या किया, उपविराम लगा दिया। मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, उपविराम लगा दिया। नाटक आदि में संवाद से पूर्व जैसे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध लिख के फिर हमने उपविराम लगाया। मेरा जीवन देश के काम आए बस यही इच्छा है। मनीष, उपविराम लगाकर सच कहा तुमने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके अतिरिक्त जब किसी बात को अलग करके दिखाना हो, जैसे सांप्रदायिकता, तो हम क्या करेंगे, उपविराम लगाएंगे और एक कोड है ऐसा करके लिख सकते हैं। अब आते निर्देशक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डैश। उदाहरण की ओर संकेत करने वाला अथवा वाक्य के निर्देश हेतु प्रयुक्त होने वाला चिन्ह निर्देशक चिन्ह कहलाता है। जैसे वचन के दो भेद होते हैं, हमने निर्देशक चिन्ह लगाया, एक वचन बहुवचन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमने निर्देशक चिन्ह लगाया, लोकमान्य तिलक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, हमने निर्देशक चिन्ह लगा दिया। नाटक के पात्रों अथवा वक्ताओं के संवाद से पूर्व जैसे करके हमने क्या किया, निर्देशक चिन्ह लगाया। मोहन, हमने निर्देशक चिन्ह लगा के बोल दिया पढ़ाई कैसी चल रही है। नीरज, निर्देशक चिन्ह लगाया अच्छी चल रही है, इस वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना है। फिर कह रहे हैं कि किसी कथन को उद्धृत करते समय, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमने निर्देशक चिन्ह लगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब आते हैं विवरण चिन्ह। अब इसमें हम क्या करेंगे, उपविराम और निर्देशक दोनों को मिला लेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, विवरण चिन्ह, जिसको बोलते कॉलन डैश। जब किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया दो प्रकार की होती है, अब हमने क्या किया, विवरण चिन्ह का
प्रयोग किया, जैसे साकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। अगला है योजक, विराम, विभाजक या समासक। अब इसको आपने देखा होगा, जब माता पिता लिखते हैं तो उसके बीच में एक छोटा सा चिन्ह लगा रहता है, उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? योजक, या इसको हम विभाजक भी कह सकते हैं, समासक भी कह सकते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु उन शब्दों के बीच संधि नहीं होनी चाहिए। संधि की अपेक्षा क्या चलेगा? समास चलेगा, पर संधि नहीं चलेगी। जैसे सुख दुख, तो सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, तुम सा, कभी कभी, एक तिहाई, तो इन सभी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं कोष्टक। तो कोष्टक में आपने देखा होगा ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। मैथ में ये ब्रैकेट्स बहुत सारे चलते हैं, जिनको अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम साधारण ले रहे हैं, सामान्य कोष्टक, सरल कोष्टक है ये। कोष्टक चिन्हों का प्रयोग प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 रूपों में किया जाता है। कब कब करते हैं? तो समानार्थी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे वह दूर की सोचने वाला। अब हमने यहाँ पे समानार्थी का प्रयोग किया दूरदर्शी, तो दूरदर्शी को हम कोष्टक में रख लेंगे। क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ भी करते, जैसे जो क्रम को बता रहे, जैसे 1 2 3, एक किसको बता रहे हैं? क्रम को, इसलिए क्रम सूचक में भी हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे। फिर का, खा, गा, तो ये समान अक्षर, तो अक्षरों के साथ भी हम करेंगे। अब वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति सादा जीवन व्यतीत करते थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इसको बताने के लिए हमने कोष्टक का प्रयोग किया। अब है संक्षेपक या लाघव चिन्ह, जिसको क्या छोटा शून्य जैसा बनाया जाता है। तो किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर हम पूरा ना लिख के डॉ लिख के और ये संक्षेप में शून्य बना देंगे, तो ये संक्षेपक चिन्ह हो जाएगा। पंडित को पम लिख के संक्षेपक चिन्ह या लाघव चिन्ह लगा दिया, तो ये पंडित हो गया। प्रोफेसर को प्रो लिख कर हमने लाघव चिन्ह लगा दिया, तो ये प्रोफेसर हो गया। अब आते हैं त्रुटि पूर्वक चिन्ह। कई बार क्या है, हम सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस लिखते लिखते कोई शब्द हमारा छूट जाता है, तो शब्द को दर्शाने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं त्रुटि पूर्वक चिन्ह। जब कुछ लिखने से छूट जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सुख दुख तो खाली, यहाँ पे अब छूट गया, में लगे ही रहते हैं, तो अब जीवन छूट गया, तो हम जीवन लिखने के लिए इस चिन्ह को दर्शाएंगे और उसके ऊपर लिख देंगे जीवन। अब है उद्धरण चिन्ह, इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे उद्धरण 2 प्रकार के होते हैं। एक एकल उद्धरण होता है, जिसे एक हरे चिन्ह भी कहते हैं, और एक होता है द्वि उद्धरण, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 लगे हुए हैं। और जब आपको ये चिन्ह याद ना रहे तो आप इसको 996 ऐसे करके याद रख सकते। पहले अपन 6 लगाएंगे, फिर नीचे 99, सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ उसको बनाना है वैसे, ताकि आपको याद रह सके। तो तुलसी ने कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। अब हमें इनके तुलसी